मैं सारी खुशियाँ तेरे कदमों में लाकर रख दूँगा। तू मुझे जो कहेगी, जो माँगेगी मैं सब दूँगा, लेकिन प्लीज़ तू कुछ भी गलत मत करना। मैं मर जाऊँगा मेरे बच्चे, प्लीज़ कुछ जवाब दे बच्चे। कहते हुए अथर्व दरवाज़ा पकड़कर फूट-फूट कर रो रहा था और तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सामने का नज़ारा देखकर अथर्व हैरान रह गया। उसकी आँखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने नताशा नहाकर अपने बदन पर बाथरोब पहने, बालों में टॉवल लपेटकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। नताशा को इस तरह देखकर अथर्व की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उसने थोड़ा लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, नट्टू, तू ठीक तो है बच्चे? और यह सुनकर नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? मैं तो बस नहाने गई थी। और यह सुनकर अथर्व ने एक नज़र बाथरूम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मुझे बाथरूम से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। तू सचमुच ठीक है ना? कहते हुए अथर्व की आंखों में कुछ घबराहट थी, जो देखकर नताशा ने मुस्कुराते हुए अथर्व के हाथों को अपनी बाहों में लपेटते हुए प्यार से कहा, हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह दरअसल मेरा हाथ लग जाने के कारण बाथरूम में रखा हुआ शो पीस मिरर पर लग गया था, तो वह टूट कर बिखर गया। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कहते हुए नताशा ने अथर्व का हाथ छोड़कर घूम घूम कर अपनी पूरी बॉडी अपने भाई की तरफ दिखाई। नताशा ने जो बाथरोब पहन रखा था वह उसके घुटनों से काफी नीचे था। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर अथर्व की जान में जान आई। उसने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया और ठंडी सांस लेते हुए आंखों में नमी लिए कहा, थैंक गॉड कि तू ठीक है। मैं तो कितना डर गया था। प्लीज नट्टू मेरे बच्चे, कुछ भी गलत मत करना। तू नहीं जानती मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एक तू ही तो है मेरे लिए मेरा बच्चा। तूने कल जो किया उसके बाद मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज मेरे बच्चे, तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहना, लेकिन अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। तेरा भाई यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते हुए अथर्व की आंखों और बातों में अपनी बहन के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। और अपने भाई की बात सुनकर नताशा को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी अथर्व उसे बहुत प्यार करता है। उसने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए अपना चेहरा उठाकर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, भाई, मैं अपनी पुरानी यादों को खत्म करने गई थी और अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी असली खुशी किसमें है। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपकी नट्टू ना ही रोएगी और ना ही आपको तकलीफ देगी, बल्कि वह अपनी खुशियां खुद ही ढूंढेगी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझदार हो गई हूँ और मैं कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कहते हुए नताशा ने अपने चेहरे की मुस्कान को और भी गहरा कर लिया, जो देखकर अथर्व को थोड़ी हैरानी हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नताशा जो कह रही है वह सच है। अथर्व नताशा की मुस्कान के पीछे उसके दर्द को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर हैरानी वाली बात यह है कि उसे दर्द नजर नहीं आया। अथर्व ने प्यार से नताशा के चेहरे को हाथों में थामते हुए पूछा, तू सच कह रही है ना नट्टू? नताशा ने मुस्कुराकर अपनी आंखें झपकते हुए कहा, हाँ भाई, आई प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। कहते हुए नताशा ने अपना एक हाथ हवा में खड़ा कर दिया, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे ही करती थी। जब उसे पक्का प्रॉमिस करना होता था, वह अपने एक हाथ को ऊपर करके पक्का प्रॉमिस करती थी। और इतने दिनों बाद आज पहली बार नताशा को इस तरह प्रॉमिस करते हुए देखकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल को एक तसल्ली मिली। तभी नताशा मुंह बनाते हुए अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली, भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया। क्या आज आप मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज और मफिन बनाओगे? और यह बात सुनकर जैसे कि अथर्व के लिए अनएक्सपेक्टेड थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि नताशा फिलहाल जिस मेंटल कंडीशन में है, वह जूस पी ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज नताशा बहुत दिनों बाद अथर्व के हाथों की बनी हुई चॉकलेट मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज और मफिन मांग रही थी। जबकि यह चीज बनाने के वक्त अथर्व बहुत ही नखरे करता था,
नताशा कुछ पल के लिए उम्मीद भरी नजर से अपने भाई को देख रही थी। अपने भाई की आंखों में हैरानी देखकर उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो ना भाई, आप बनाकर दोगे ना? और नताशा के दोबारा पूछने पर अथर्व जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बनाता हूँ। और मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मैं बस यूं गया और यूं आया। कहते हुए अथर्व मुस्कुराकर वहां से जाने को हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वह वापस अपनी बहन के पास पलट कर आया। नताशा अपने भाई को वापस आता हुआ देख उसे देखते रह गई। तभी अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे पर किस करते हुए बड़े प्यार से बोला, आई लव यू मेरा बच्चा। कहते हुए अथर्व की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अपने भाई को इतने प्यार से मुस्कुराते हुए देखकर नताशा की आंखों में भी हल्की नमी आने लगी। उसने जल्दी से अपने भाई को हग कर लिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू भाई, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। तू भी तो दुनिया की बेस्ट बहन है ना मेरा प्यारा बच्चा। मैं सब बस अभी आता हूँ, तू तब तक रेडी हो जा। कहते हुए अथर्व की आंखों में जो नमी थी उसे देखकर नताशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर अथर्व के आंसुओं को पोंछते हुए हाँ में सर हिलाती है, भाई प्लीज रोना मत, आप मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। और यह सुनकर अथर्व जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। अपने भाई को जाता हुआ देखकर नताशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अगले ही पल अपने आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, बस अब नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगी, किसी के लिए भी नहीं रोऊंगी। इतना कहकर नताशा क्लोजेट रूम में चली गई। वह अपने वार्डरोब क्षेत्र से बहुत सारे वेस्टर्न ड्रेस को साइड करते हुए इंडो वेस्टर्न ड्रेस तक आई। उसने एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस निकालकर मिरर के सामने अपने बदन पर रखकर उसे देखा और उसे ट्राई करने का सोचा, लेकिन कुछ सोचकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, एक नई शुरुआत नए स्टाइल के साथ। इतना कहकर नताशा ने उस तरफ इंडो वेस्टर्न ड्रेस को साइड कर दिया और अपने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में से उसने एक ही येलो कुर्ती विद वाइट चूड़ीदार के साथ मैचिंग दुपट्टा सिलेक्ट किया। इसे लेकर नताशा ने अपने बदन पर मिरर के सामने रखा और कहा, सूरज की पहली किरण की तरह येलो रंग और कोरे कागज की तरह सफेद चूड़ीदार में अब कुछ नया लिखूंगी, यह परफेक्ट है। कहते हुए नताशा ने उस ड्रेस को पहना। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने व्हाइट और येलो के कॉम्बिनेशन का प्लान किया। चूड़ियां सिलेक्ट की जो कि प्लेन और ग्लॉसी फिनिश की थीं। अब नताशा ने झुमकों के लिए एक फैंसी झुमका सिलेक्ट किया, क्योंकि उसके पास ट्रेडिशनल झुमका नहीं था, लेकिन यह झुमका उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैचिंग कर रहा था। नताशा ने चेहरे पर लाइट मेकअप अप्लाई किया, होठों पर लाइट ब्राउन न्यूड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और न्यूड ब्राउन आई शेडो के साथ स्टाइलिश विंग आईलाइनर। गालों पर उसने पीच कलर का ब्लश यूज किया था। गले में उसने बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट कैरी किया। पैरों में पेंसिल हाई हील सैंडल और बालों को दो पार्ट में डिवाइड करके उन बालों को थोड़ा सा पकड़कर ट्विस्ट करते हुए अपने ओपन स्टाइल बालों को रखा था। उसने काफी सभी बालों को खुला रखा था। उसके स्ट्रेट बालों के साथ यह हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने दोनों तरफ से बालों की कुछ लटें अपने चेहरे पर लटका रखी थीं। नताशा अभी रेडी हो ही रही थी और तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे हुए सिंदूर और मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। लेकिन इससे पहले कि आंसुओं की वह बूंद उसकी आंखों से बाहर आती, नताशा ने एक ठंडी सांस लेकर तुरंत ही वह सिंदूर और मंगलसूत्र ड्रॉयर खोलकर उसके अंदर डाल दिया और उसे बंद कर दिया। सॉरी, लेकिन अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में। कहते हुए नताशा ने आंसुओं की बूंद को अपनी उंगली पर उठा लिया और उसे कैरम खेलने की स्टाइल में तुरंत ही झटक दिया। वह आंसू की बूंदें उछलते हुए सीधा मिरर पर गईं और नताशा उन्हें अपनी भूरी आंखों से देखते हुए एक ठंडी गहरी सांस लेकर अपने आप से बोली, हट। और फिर एक वक्त आया जब तेरे जिक्र से भी नफरत हो गई। चल तू अपना हुनर आजमा कर दिखाओ।
निकाल दिया तुझे दिल से, अब अपनी जगह बनाकर दिखा। कहते हुए नताशा की आंखें मिरर पर ठहरे आंसुओं की उस बूंद पर ही टिकी हुई थीं, और वहीं दूसरी तरफ किचन में अथर्व खुश होते हुए कुक से रेसिपी की सभी चीजों के बारे में पूछ रहा था। कौन सी चीज कहाँ रखी है? अथर्व को किचन में देखकर कुक थोड़ा घबराते हुए बोला, सर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं बना देता हूँ। आखिर मैं इसी जॉब के लिए तो यहाँ हूँ। और यह सुनकर अथर्व थोड़ा एक्साइटेड होते हुए और खुश होते हुए बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं सब खुद मैनेज कर लूंगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। आज मैं खुद अपनी नट्टू के लिए अपने हाथों से सब तैयार करूंगा। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अपनी बहन के लिए कुछ स्पेशल करने की खुशी थी। अथर्व की बात सुनकर सैफ ने अथर्व को हर चीज के बारे में बता दिया और उसे हेल्प ऑफर की, लेकिन अथर्व ने उसे साफ मना करते हुए किचन से बाहर जाने के लिए कहा। आज वह सब खुद बनाना चाहता था। अथर्व के कहने पर सैफ किचन से बाहर चला गया। अथर्व ने तुरंत ही अप्रैन पहना और खाने की प्रिपरेशन में लग गया। इस वक्त सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे। डाइनिंग हॉल में घर के सभी लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया था। हालांकि खाना खाने का दिल तो किसी का नहीं था, पर फिर भी पेट तो किसी का मानता नहीं, भूख तो लग ही जाती है। दुखी मन से सभी लोगों ने खाया था। गौरी और निक गार्डन में पढ़ाई करने चले गए थे। रॉकी अब तक अपने कमरे में था। समर भी लेट से सोया था, इसलिए उसने भी अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। क्रिस राका के साथ स्टडी रूम में कुछ डिस्कस कर रहा था। यह क्रिस का पर्सनल एरिया था। यहाँ क्रिस के अलावा हर किसी को आने की मनाही थी। राका भी तभी आ सकता था जब उसे बुलाया जाए। कमरे का माहौल इतना डार्क था कि साफ पता चल रहा था कि वहाँ कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा है। क्रिस ने आसी को इतना थका दिया था कि वह सुबह 6 बजे सोई थी, और तभी आसी के कमरे का बेल रिंग हुआ। आसी जो कि गहरी नींद में थी, थोड़ी सी कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और मुंह बनाते हुए धीरे से बेड से उठी। उसने एक नज़र अपने आप को देखा तो क्रिस ने उसे एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहना रखी थी, जो देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बेड से नीचे उतरने को हुई, तभी अचानक ही उसे अपने बदन में कुछ दर्द महसूस हुआ। आह की आवाज के साथ दर्द के कारण आसी के हाथ अपने आप उसकी लोअर बॉडी और कमर की तरफ चले गए। अब आसी दर्द के कारण अपनी आंखों में हल्की नमी लेते हुए मासूमियत से अपने होठ बाहर निकालते हुए क्रिश को खोजती हुए बोली, गंदा साइको खड़ूस कहीं का, आने दो उसे, मैं उससे बात भी नहीं करूंगी। कहता है मैं उसके लिए बहुत प्रीसियस हूँ, और देखो क्या हालत की है मेरी। कहते हुए आसी मुंह बना रही थी, तभी कमरे की बेल एक बार फिर रिंग होती है। आसी ने धीरे से जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लेडी सर्वेंट अपने हाथों में खाने की ट्रॉली लेकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए बोली, डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहती हूँ क्वीन, लेकिन किंग ने आपके लिए खाना भिजवाया है, और हाँ यह मेडिसिन लेने के बाद आराम करने के लिए कहा है। कहते हुए सर्वेंट ने आसी को कुछ मेडिसिन की तरफ इशारा किया। सर्वेंट की बात सुनकर आसी ने चुपचाप खाने की ट्रॉली अंदर ली और उसे जाने का इशारा किया। सर्वेंट वहां से चली गई। अब आसी खाने की ट्रॉली पर अपने लिए ब्रेकफास्ट देखकर, जिसमें कुछ फ्रूट, कुछ सलाद, मिल्क, ब्रेड, बटर और पास्ता था, इसके साथ ही जूस का ग्लास था। लेकिन आसी ने उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए मेडिसिन उठाकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह पेन किलर मेडिसिन के साथ बर्थ कंट्रोल पिल और एक ऑइंटमेंट था। आसी को याद आया रात को कृष्ण ने प्रिकॉशन यूज नहीं किया था, और यह देखकर तो आसी का मुंह बन गया। लेकिन पेन किलर मेडिसिन और ऑइंटमेंट देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, गंदा साइको पहले दर्द भी देता है फिर दवाई भी देता है। मेरा जख्म भी तू, मेरा मलहम भी तू, तू मेरा इश्क भी तू और गम भी तू। कहते हुए आसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब वह चुपचाप बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए बदन पर बाथरोब पहने हुए ही उसने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। वैसे भी सबने टेंशन में रात को खाना ही नहीं खाया था।
अब वह क्लोजेट रूम में जाकर एक लाइट ग्रीन लॉन्ग फुल स्लीव्स वन पीस गाउन पहनकर उसने एक हल्का ओवरकोट भी पहन रखा था, क्योंकि इस जगह पर थोड़ी ठंड थी। आसपास पहाड़ी इलाका और जंगल होने के कारण यहाँ एक दो दिन बाद बारिश होती ही रहती थी, इसलिए लाइट ग्रीन ड्रेस के साथ आसी ने चेहरे पर हल्का सा मेकअप, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिप बाम, कानों में छोटे छोटे मोतियों के ईयर रिंग, मांग में हल्का सा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, और उसने सभी बालों को पकड़कर हाई पोनीटेल बना ली थी। उसके स्ट्रेट बाल हाई पोनीटेल के साथ बहुत अच्छे लगते थे। पैरों में उसने हल्की हील की सैंडल पहन रखी थी। इस लुक में वह हमेशा की तरह बहुत ही क्यूट लग रही थी। अपने गले में पहना हुआ मंगलसूत्र उसने बाहर की तरफ रखा हुआ था। उसके गले में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों ना, इसमें क्रिश और आशी के नाम का अल्फाबेट जो था, वह पूरी तरह से रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर निकली। तभी उसे नताशा का ख्याल आया और अब उसने अपने कदम कमरे से बाहर निकाल दिए। उसे नताशा से मिलना था। आसी अभी कॉरिडोर से नताशा के कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में पीटर मिला, जिसने उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग क्वीन। गुड मॉर्निंग पीटर। नताशा उठ गई क्या? उसने कुछ खाया? कहते हुए आसी ने पीटर से सवाल पूछा, जो सुनकर पीटर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्वीन मैडम होश में आ गई है, बट उन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। दरअसल आज अथर्व सर उनके लिए खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। और यह सुनकर आसी काफी हैरान थी। उसने हैरान होते हुए अपने आप से कहा, अथर्व भाई नताशा के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं? वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। और इतना कहकर आसी ने भी नीचे हॉल की तरफ चली गई, जहां किचन था। उसने किचन में आकर देखा तो अथर्व सचमुच एप्रन पहने खाने की प्रिपरेशन कर रहा था। और यह देखकर आसी मुस्कुराते हुए जल्दी से अथर्व के पास गई और अपनी आंखें बनाए हुए खाने की तरफ बढ़ाते हुए उन्हें देखते हुए बोली, अरे वाह भाई, यह मैं क्या देख रही हूँ? आप और किचन में यह सूरज पश्चिम से कहाँ से निकल गया? और आपको खाना बनाना आता है? मुझे तो पता ही नहीं था। और यह सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए एक नजर आसी को देखकर अपना काम करते हुए बोला, हाँ आसी, मुझे खाना बनाना आता है। और तुम्हें पता है, मैं नताशा के लिए हमेशा उसके फेवरेट मिल्क शेक और मफिन, पास्ता, पिज्जा और भी कई सारी चीज बनाता था। लेकिन बहुत दिनों से मैंने यह सब बनाया नहीं था, पर आज बहुत दिन बाद नताशा ने खुद मुझे इन चीजों की डिमांड की, इसलिए बस बनाने चला आया। आज तुम भी हो ना, तुम भी खा कर देखना और बताना कैसा बना है। कहते हुए अथर्व के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे देखकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं भी खाऊंगी। भाई, मैं आपकी मदद कर दूं वेजिटेबल कट करने में या फिर कुछ और? अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आसी, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। आज यह सब रहने दो। आज यह सब मैं खुद करना चाहता हूँ अपनी नट्टू के लिए। और यह सुनकर आसी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भाई, नताशा मेरी भी तो बहन है, मैं भी उसके लिए कुछ बनाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं मिल्क शेक तैयार करती हूँ, आप बाकी चीज प्रिपरेशन कर लो। अब अथर्व ने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ मिल्क शेक बना लो। अब आसी भी अथर्व की मदद करने पर लग गई। काम करते हुए उसने अथर्व से पूछा, भाई अब कैसी तबीयत है नताशा की, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर अथर्व के काम करते हुए हाथ अचानक ही रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने आसी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं आसी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। नताशा अचानक ही बहुत मुस्कुरा रही है, पहले की तरह खुश होकर बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह दर्द अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। आसी, आई होप कि नताशा सचमुच ठीक हो। और यह सुनकर आसी ने अथर्व को हिम्मत देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए भाई, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना नताशा का ख्याल रखने के लिए। फिलहाल चलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, उसे भूख लगी होगी। यह सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई और वह दोबारा काम पर लग गया। तभी समर भी पूरी तरह रेडी होकर भूख से बेहाल डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए आया और सर्वेंट से उसने ब्रेकफास्ट मांगा। सर्वेंट ने जाकर किचन में अथर्व और आसी के सामने सर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया।
गुड मॉर्निंग क्वीन। समर सर को ब्रेकफास्ट चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और यह सुनकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, समर को ब्रेकफास्ट चाहिए? ठीक है, तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। आसी के कहने पर सर्वेंट वहां से चला गया और समर को ग्रीट करते हुए बताया, सर क्वीन ने कहा है वह ब्रेकफास्ट लेकर आ रही है, आप थोड़ी देर बैठे। यह सुनकर समर को थोड़ी हैरानी हुई। वह अपना सर खुजलाते हुए बोला, क्वीन लेकर आ रही है? अरे तुम्हारी क्वीन किचन में क्या कर रही है? क्या वह कुछ स्पेशल बना रही है? कहते हुए समर के चेहरे पर एक मुस्कान थी और यह सुनकर सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यस सर, क्वीन और अथर्व सर किचन में कुछ बना रहे हैं। इतना कहकर सर्वेंट वहां से चला गया और समर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए अपने आप से कहा, अरे वाह, यह आसी की बच्ची किचन में है और अथर्व भी ऐसा भी क्या कर पका रहा है किचन में। दोनों किचन में साथ हैं, इसका मतलब वह जरूर कुछ टेस्टी चिकन में पका रहे होंगे। जब किचन में कुछ टेस्टी बन रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। चल समर चल, देख क्या बना रही है वह बंदरिया। वैसे भी बहुत दिनों से उसके हाथों से कुछ खाने को नहीं मिला, जब से उसके उस खड़ूस साइको ने मना किया है। लगता है आज कुछ इंडियन खाने को मिलेगा। कहते हुए समर अपना हाथ मलते हुए, अपनी जीभ लपलपाते हुए किचन की तरफ दौड़ा और अब वह किचन में आते ही चिल्लाते हुए बोला, मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। समर ने अचानक चिल्लाते हुए अथर्व और आशी का ध्यान समर की तरफ गया। समर जल्दी से उनके पास आकर ढके हुए खाने को जल्दी जल्दी उसकी लीड हटाकर देखते हुए बोला, क्या क्या बन रहा है? बताओ ना मुझे, मैं भी खाऊंगा। अरे वाह, व्हाइट सॉस पास्ता, चॉकलेट मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज और यह ओवन में क्या है? मफिन, वाह, लगता है आज पार्टी हो रही है। कहते हुए अथर्व पास्ता के बर्तन में से अपना हाथ डालकर जैसे ही पास्ता निकालने वाला था, तभी आसी उसके हाथ पर मारते हुए बोली, ओ बंदर, खबरदार जो इसे हाथ लगाया, यह तेरे लिए नहीं है, यह हमारी नताशा के लिए है। अथर्व भाई ने बनाया है अपने हाथों से। यह सुनकर समर का मुंह बन गया। वह अपने निचले होठ बाहर निकालते हुए थोड़ा क्यूट अंदाज में बोला, क्या मुझे थोड़ा भी नहीं मिलेगा? देखो ना, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और यह सुनकर आसी ने मुंह बनाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चुपचाप वह ब्रेकफास्ट करो जो शेफ ने बनाया है। समर बेचारा मासूमियत से उन दोनों को देखने लगा। तभी अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं समर, तुम भी खा लेना, एक्स्ट्रा बनाया है, लेकिन पहले नताशा। ओके ओके, वैसे भी अगर नताशा खाएगी तो वह तो मुझे जरूर देगी, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। हाँ, इस बंदैया की गारंटी नहीं लेता। कहते हुए समर ने आसी की तरफ मुंह बनाते हुए इशारा कर दिया, जो देखकर आसी उसे घूर कर देखने लगी। अब थोड़ी ही देर में सारा खाना रेडी हो चुका था। समर ने सभी खाने को एक ट्रॉली पर अरेंज करके उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, चलो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, इसे लेकर नट्टू के कमरे में चलते हैं। आसी और समर भी अथर्व की मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में वह लोग नताशा के कमरे में थे। नताशा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह लोग चुपचाप कमरे में आए तो नताशा बेड पर बैठे मोबाइल चला रही थी। नताशा को आज ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में देखकर आसी और समर तो बस उसे देखते ही रह गए। वह बहुत खुश थी। उन्होंने नताशा की तरफ तारीफ की और नताशा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी अथर्व ने खाने की ट्रॉली में से सभी ब्रेकफास्ट सोफे के पास रखते हुए साइड टेबल पर अरेंज किया और सबको खाना खाने के लिए बुलाया। आसी ने तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी आज वह अपनी फैमिली, अपने भाई बहनों के साथ बहुत खुश थी। उसने भी थोड़ा बहुत चखा। उसे यह खाना बहुत अच्छा लगा। समर तो खाने के ऊपर टूट ही पड़ा था, जिसे आसी रोक रही थी। नताशा अपने भाई के हाथों से खाना इतने दिनों के बाद खाकर बड़ी खुश थी। वह अपने भाई की तारीफ करते नहीं थक रही थी और नताशा को खुश देखकर आसी और समर जानबूझकर नोक-झोंक कर रहे थे ताकि नताशा के चेहरे पर मुस्कान आए। अथर्व बड़े प्यार से अपनी बहन को अपने हाथों से पास्ता खिला रहा था। नताशा अपने हाथों से मफिन खा रही थी और स्ट्रॉ डालकर मिल्क शेक पी रही थी और अथर्व को भी अपने हाथों से खिला रही थी। यह नजारा सचमुच बहुत क्यूट था।
जहां सिर्फ नताशा के चेहरे पर मुस्कान देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज नताशा भी बहुत उछल उछल कर बातें कर रही थी। इतने दिनों के बाद उसे खुश देखकर सब लोगों को अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया और समर माहौल को लाइट करते हुए एक बहुत ही भयंकर डकार मारता है और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बोला, वाह, आज तो मजा आ गया इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट करके। अब तो लगता है मेरे डिनर और लंच की तो आज छुट्टी है। वह लोग बहुत खुश थे और तभी अथर्व को उसके मोबाइल पर कॉल आई। अथर्व ने कॉल रिसीव की तो सामने से राका ने उसे बताया कि उसकी फ्लाइट 1 घंटे बाद की है और उसे अभी निकलना होगा। यह सुनकर अथर्व के चेहरे की मुस्कान चली गई। उसने नताशा की तरफ देखा। अथर्व के चेहरे की मायूसी नताशा और आशी ने भी देख ली थी। अथर्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी तो आशी ने पूछा, क्या बात है भाई, आप अचानक इतने मायूस क्यों हो गए? सब ठीक तो है? और यह सुनकर अथर्व ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, मेरी 1 घंटे बाद की फ्लाइट है और मुझे अभी निकलना होगा। मुझे नीदरलैंड जाना है मॉम डैड को मनाने। यह सुनकर एक पल के लिए नताशा के चेहरे की मायूसी एक बार फिर उसके चेहरे पर आने वाली लगी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए अपने एक्सप्रेशन को संभाला और अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हुआ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। यह सुनकर आशी और समर ने भी एक साथ कहा, हाँ बिल्कुल, आप जाइए, हम नताशा का ख्याल रखेंगे, आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यह सुनकर अथर्व अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर नताशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाने का दिल तो नहीं कर रहा पर जानता हूँ जाना जरूरी है। प्लीज मेरी जाने के बाद मेरी जान का ख्याल रखना। नट्टू मेरे बच्चे, चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और यह सुनकर नताशा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद अथर्व पूरी तरह से रेडी होकर जाने के लिए तैयार था। नताशा, समर और आशी इस वक्त उसके कमरे में ही थे। समर में अथर्व का सूटकेस लेकर बटलर को पकड़ा दिया और अब तीनों कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल की तरफ जाने लगे। अथर्व के दोनों हाथों को उनकी दोनों प्यारी बहनों ने अपनी बाहों में ले रखा था। एक तरफ आशी और दूसरी तरफ नताशा। समर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अथर्व को जाते हुए देखकर तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि दुख तो तीनों को हो रहा था। और तभी हॉल में बैठा हुआ रॉकी, जो कि इस वक्त सोफे पर बैठकर मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा था, अचानक ही हॉल में कुछ हलचल महसूस कर वह अपनी नजर उठाकर सामने सीढ़ियों की तरफ देखता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, सांसें भारी होने लगी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने नताशा आज पहली बार ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में थी, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। रॉकी ने देखा तो उसका दिल तो कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया, लेकिन अचानक ही उसके दिल की रफ्तार काफी तेज हो गई। उसकी नजर तो नताशा के खूबसूरत से चेहरे पर टिक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। धीरे धीरे उसकी आंखें नताशा की खूबसूरत ब्राउन आंखों से होते हुए उसकी छोटी सी नाक और गुलाबी होठों पर जाने लगी। रॉकी आज उसे इतनी मोहब्बत से निहार रहा था जैसे उसके आसपास कोई और मौजूद ही न हो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ नताशा पर था। इस बीच हॉल में आते हुए एना और राहुल की नजरें अथर्व पर पड़ी। वह उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम कहीं जा रहे हो बेटा? यह सूटकेस और क्लोज लगेज? अथर्व ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ अंकल आंटी, मैं नीदरलैंड जा रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा कि 1 हफ्ते बाद शादी है, तो मॉम डैड को इस बारे में बताना जरूरी है। इनफैक्ट मेरी फ्लाइट बस निकलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि बस सिचुएशन को समझेंगे। अथर्व की यह बात सुनकर एना का चेहरा मायूस हो गया। उसने रॉकी की तरफ नजर डाली, लेकिन रॉकी के चेहरे पर आए खूबसूरत एक्सप्रेशन और आंखों की चमक अचानक गुस्से में बदल गई। उसकी मुट्ठियां कस गईं और वह नताशा की तरफ अपनी नीली आंखों से घूरने लगा। रॉकी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अगर चाहता तो अभी और इसी वक्त नताशा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता,
लेकिन तभी उसकी नजर नताशा के पीछे खड़े क्रिस के बॉडीगार्ड्स पर पड़ी, जो उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। यह देखकर रॉकी गुस्से में दांत पीसता रह गया। रॉकी के चेहरे के भाव देखकर ऐना समझ गई कि वह गुस्से में है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। ऐना ने मायूसी से अथर्व से कहा, ठीक है, जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो संभाल कर जाना और अपनी मॉम डैड को हमारी तरफ से हेलो कहना। राहुल ने अथर्व को ऑफर दिया, चलो हम तुम्हें बाहर तक छोड़ आते हैं। जी अंकल जी, कहते हुए अथर्व ने अपने कदम हॉल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ाए। उसके साथ नताशा, आसी और समर भी चल दिए। इस बीच रॉकी की नजरें लगातार नताशा पर टिकी हुई थीं, लेकिन नताशा ने एक पल के लिए भी रॉकी की तरफ देखा तक नहीं। यह बात रॉकी ने नोटिस की और उसे शायद बुरा भी लगा कि नताशा ने उसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। थोड़ी ही देर में वे लोग गाड़ी के पास पहुंच गए। अथर्व ने नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, अपना ख्याल रखना नट्टू, मैं जल्दी आऊंगा। और सुनो, तुम मुझे रोज वीडियो कॉल करना। मैं जानता हूँ कि यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन क्रिस के पास सैटेलाइट फोन है। मैंने उससे बात की है, वह हमें रोज वीडियो कॉल करवाएगा, ठीक है? और हाँ, टाइम पर खाना खाना, अपनी दवाइयाँ लेना और प्लीज रोना मत। अथर्व की चिंता देखकर नताशा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाई, मैं अपना ख्याल रखूंगी, बस आप जल्दी आ जाना। तभी अथर्व की नजर आसी पर गई, जो अपनी आंखों में नमी लिए उसे जाते हुए देख रही थी। अब अथर्व ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बड़े प्यार से कहा, आसी मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम्हें नीदरलैंड से कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेकर आऊंगा। यह सुनकर आसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस आप आ जाना, वही हमारे लिए काफी है। आपके बिना दिल नहीं लगेगा भाई। आसी की बात सुनकर अथर्व की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसने किसी तरह अपने आंसुओं को रोक लिया और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसने धीरे से आसी को अपने सीने से लगाया ही था कि अचानक आसी चीख निकल गई। आह! आसी ने तुरंत पलटकर देखा तो वह कृष की बाहों में जकड़ी हुई थी। सामने अचानक कृष को देखकर आसी की आंखें हैरानी से फैल गईं। कृष ने आसी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और उसे कसकर अपने करीब कर लिया। वह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए हुए अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुमसे कितनी बार कहा है कि गैर लोगों से थोड़ा दूर रहा करो। लगता है तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती या समझ में नहीं आती। क्रिस के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर आसी शर्म के मारे अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए बोली, साइको भाई है वह। मैं जानता हूँ फायरफ्लाई कि तुम्हारा भाई जा रहा है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं जा रहा, इसलिए ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर अथर्व की तरफ देखकर क्रिश बोला, अथर्व, मुझे लगता है कि तुम्हें निकल जाना चाहिए, वैसे भी काफी लेट हो गया है। यह कहते हुए क्रिश ने अपनी नीली आंखों से अथर्व को घूरा। उसे देखकर अथर्व ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ क्रिश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओके, मैं चलता हूँ क्रिश, फिर मिलेंगे। अथर्व का हैंडशेक ऑफर देखकर क्रिश ने एक नजर अथर्व के हाथ की तरफ डाली। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे लग रहा था कि वह अथर्व से हाथ नहीं मिलाएगा। यह देखकर अथर्व थोड़ा निराश हो गया, लेकिन तभी आसी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, साइको। आसी की बात सुनकर क्रिश ने बेईमान से और एरोगेंट स्टाइल में अपना हाथ अथर्व के हाथ में दिया। एक सेकंड के लिए हद हैंडशेक करते हुए वह कोल्ड वॉइस में बोला, आराम से जाना। क्रिश की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह समझ सकता था कि क्रिश रूड नहीं है, बस थोड़ा एरोगेंट है और अपना सॉफ्ट साइड किसी को दिखाना नहीं चाहता। इसके बाद अथर्व ने ऐना और राहुल का आशीर्वाद लिया और सबको बाय कहते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। जैसे ही अथर्व वहां से गया, कृष्ण ने गुस्से से आसी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसे झटके से अपनी ओर खींचते हुए अपनी नजर झुकाकर आसी की क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी नीली आंखों से घूरते हुए लगभग चिल्लाया, तुमसे कितनी बार कहा है फायरफ्लाई, फालतू लड़कों से दूर रहो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता, किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा क्या? दोस्तों,
कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।